नमस्कार। बिहार में नीतीश सरकार की शुरुआत ठीक नहीं हुई है। मेवालाल चौधरी, जिन्हें शिक्षा विभाग का दायित्व दिया गया था, उनका इस्तीफा हो गया, या यूं कहिए कि उनसे इस्तीफा ले लिया गया। मेवालाल चौधरी को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे और जैसे ही उन्हें मंत्री बनाया गया उसके बाद आरजेडी, कांग्रेस और कुछ मीडिया में भी इस तरह की खबरें आई कि इनके ऊपर जो गंभीर आरोप है उसके बाद ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री का दायित्व क्यों दिया गया। लेकिन क्या नीतीश कुमार मेवालाल चौधरी के इस्तीफे को लेकर दबाव में थे? क्या वो इस्तीफा उनका नहीं लेना चाहते थे? और आखिर ऐसा क्या दबाव था जिसकी वजह से उन्हें अपनी पार्टी के नेता का इस्तीफा स्वीकार करना पड़ा? इस पर मैं बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है कि कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेवालाल चौधरी का इस्तीफा हुआ। मेवालाल चौधरी, हमें ध्यान रखना होगा कि जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं। उन्हें टिकट दिलवाना, उन्हें चुनाव जितवाना और चुनाव जीत के जब जो कैबिनेट की पहले लोग शपथ ले रहे हैं उसमें उनका नाम शामिल करना, यह सब कुछ नीतीश कुमार की मर्जी के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि नीतीश कुमार पार्टी के मुखिया हैं। और जब उन्हें नीतीश कुमार को ये सारी बातें पता थी कि मेवालाल चौधरी के ऊपर करप्शन के आरोप हैं, मेवालाल चौधरी पर एक यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर्स और उनकी नियुक्ति को लेकर घपले के आरोप है, तो ये जो आरोप हैं ये सारे कुछ नीतीश कुमार को पता थे। तो उसके बाद वो उन्हें मंत्री क्यों बनाते? और इससे पहले जब ये मामला सामने आया था यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर्स को रखने का, उस समय भी उसके बाद उन्हें जेडीयू से हटा दिया गया था और मेवालाल की जेडीयू में वापसी बिना नीतीश कुमार की मर्जी के हो नहीं सकती। उनकी वापसी कराना, उन्हें इस विधानसभा चुनाव में टिकट देना और टिकट जीत के अपने आदमी को मंत्री बनवाना और उसके बाद उनका इस्तीफा ले लेना, ये इतना आसान नहीं है। नीतीश कुमार ने ही उनका मंत्री पद के लिए चयन किया, तो आखिर वो क्यों उनका इस्तीफा ले लेते? तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई दबाव है। जिस दिन से बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं उससे साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की इस बार की सियासी पारी इतनी आसान नहीं होगी जितनी ये इससे पहले रही है। इसका पहला संकेत सुशील मोदी, जो नीतीश कुमार के सबसे बड़े समर्थक हैं, उनको हटाकर दिया गया है। आपको याद होगा कि सुशील मोदी अकेले नेता बिहार बीजेपी के अंदर थे कि जब बीजेपी के दूसरे नेता नीतीश पर अटैक करते थे तो सुशील मोदी ही सामने आकर उनके बचाव में सामने आते थे। पिछले साल जब बिहार में बाढ़ आई थी तो उसके बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट किया था कि अगर ताली सरदार को मिलेगी तो गाली भी सरदार को मिलेगी। इसके बाद सुशील मोदी सामने आए थे और उन्होंने कई मौकों पर ट्वीट करके कहकर भी बचाव किया था और यह कहा था कि नीतीश कुमार को बिहार में एनडीए के चेहरे के तौर पर बदलने की जरूरत नहीं है। ये सारी बातें तब शुरू हुई थी जब 2019 के लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत एनडीए को मिली थी और कई नेता बिहार बीजेपी के ये चाहते थे कि अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बीजेपी के किसी नेता को बैठना चाहिए, और तब वो अटैक करते थे नीतीश कुमार पर और सुशील मोदी नीतीश कुमार के बचाव में आते थे। दोनों की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, नीतीश कुमार और सुशील मोदी की। और इस बार भी नीतीश कुमार को अगर सुशील मोदी का साथ मिलता तो उनकी राह आसान होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बीजेपी आला कमान ने सुशील मोदी को हटाकर यह संकेत नीतीश को दिया कि इस बार सरकार चलाना उतना आसान नहीं रहेगा। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपने 2 लोगों को उप मुख्यमंत्री बनाया है। दोनों के दोनों संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार, जिनका जो सियासी मिजाज है या जो आइडियोलॉजिकल लेवल है बीजेपी और जेडीयू का, वो बिल्कुल पूरी तरह अलग है। राम मंदिर का मसला हो, सीए एनआरसी का मसला हो, धारा 370 का मसला हो, इन सारे मसलों पर 3 तलाक का मसला हो, इन सारे मसलों पर जेडीयू का बीजेपी के साथ आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, वैचारिक मतभेद है, टकराव है।
ऐसे में पिछली बार तक तो अलग सूरत हाल था, क्योंकि तब जेडीयू की सीटें ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन इस बार बीजेपी की 31 सीटें जेडीयू से ज्यादा है। और ये एक बड़ा कारण है कि बीजेपी इस बार ज्यादा पावर में है। उसने अपने 2 उप मुख्यमंत्री बनाए हैं, दोनों संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में चुनाव जीतने के बाद अपने एजेंडे पर, हिंदुत्व के एजेंडे पर काम करना शुरू किया है। और अभी जो बंगाल का विधानसभा चुनाव है उससे पहले भारतीय जनता पार्टी का जो एक आक्रामक तेवर है बंगाल में, वो भी दिखाई दे रहा है। ऐसे में बिहार में जब जेडीयू के साथ बीजेपी सरकार चला रही है, तो यह साफ माना गया है कि सीटें ज्यादा होने के कारण बीजेपी इस बार अंडर प्रेशर रखेगी नीतीश को, वरना मेवालाल चौधरी का इस्तीफा नहीं होता। ये जो इस्तीफा हुआ है ये बीजेपी के दबाव के कारण ही हुआ है, क्योंकि जब आरजेडी, कांग्रेस और मीडिया में मेवालाल चौधरी को लेकर खबरें चलने लगी, तो उसके बाद नीतीश कुमार पर कोई ऐसी बड़ी सियासी मजबूरी नहीं थी कि वो अपने उस नेता को कैबिनेट से हटा देते जिसको उन्होंने खुद मंत्री पद के लिए सब कुछ जानने के बाद उसका मंत्री पद के लिए चयन किया है। तो ये जो पॉलिटिकल प्रेशर है, मेरी राजनीतिक समझ इस बात को कहती है कि ये उन्हीं का, ये बीजेपी की ओर से बनाया गया प्रेशर है, और इसी वजह से उनका इस बार पत्ता कटा है। तो नीतीश के लिए जो सरकार चलाना है इस बार वो इतना आसान नहीं होगा, इस पर ही मैं बात कर रहा हूं। और मैं ये भी इस बात को भी कहना चाहूंगा कि जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बीजेपी और जेडीयू का है, वो इस सरकार के 5 साल के कार्यकाल के दौरान कई बार टकराव की जमीन को तैयार करेगा, क्योंकि सीए को इंप्लीमेंट करने का इशू आएगा। एनआरसी के खिलाफ नीतीश कुमार प्रस्ताव पारित करवा चुके हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी इस मसले पर आगे बढ़ने का काम करेगी। तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से इस बार जोरदार टकराव दिखाई देगा। और यह बात भी साफ है कि बीजेपी और जेडीयू दोनों का, क्योंकि इस बार जो सीटों का अंतर है वो बड़े भाई की भूमिका में इस बार बीजेपी है, तो निश्चित रूप से वो ज्यादा सियासी हक लेना चाहेगी और मंत्रालयों के बंटवारे में या विभागों के बंटवारे का मसला भी सामने आएगा। इसके अलावा बिहार में एक और चर्चा, जोरदार चर्चा यह है कि बंगाल के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में जेडीयू और कांग्रेस के विधायकों में टूट होगी और ये विधायक टूटकर बीजेपी का दामन थामेंगे। इस तरह की चर्चाएं हैं, पटना में भी है, दिल्ली में भी है कि बंगाल के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार जेडीयू और बिहार कांग्रेस में टूट होगी और ये विधायक टूटकर बीजेपी का साथ देंगे। और ऐसा ही कुछ सियासी सीन बनेगा जैसा मध्य प्रदेश में बना, वहां कांग्रेस के 20 से 22 से ज्यादा विधायक टूटे और बीजेपी में शामिल हुए, और उसके बाद कमलनाथ की सरकार गिरी और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने। तो ऐसा भी कोई सियासी सिनेरियो बिहार के अंदर होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और नीतीश कुमार जो बहुत धुरंधर सियासी राजनीतिज्ञ हैं, वो सियासी अनुभव रखते हैं, उन्हें भी इस बात का पता है कि ऐसा कोई कदम आने वाले टाइम में हो सकता है बिहार के अंदर हो। और अभी जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे उसके बाद इस बात की चर्चा जोरों पर थी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते, और उन्होंने अनिच्छा भी जताई थी, लेकिन उनका कहना था कि बीजेपी के कहने पर वो फिर से मुख्यमंत्री बने हैं, क्योंकि बीजेपी भी इस बात को जानती है कि अगर अभी ताजा सूरत हाल में नीतीश नाराज होते हैं तो आरजेडी उन्हें बाहर से सपोर्ट करके चीफ मिनिस्टर बना सकती है। तो अभी बीजेपी ने जेडीयू के साथ मिलकर सरकार बनाई है, लेकिन कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों के बाद बिहार में एक बड़ा जोरदार राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिलेगा, विधायकों में टूट होगी और भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा। हालांकि ये अभी सिर्फ अटकलें हैं, राजनीतिक चर्चाएं हैं, लेकिन पिछले कुछ वक्त में आप उत्तराखंड से लेकर गोवा तक देखेंगे और गुजरात से लेकर आप मध्य प्रदेश तक देखेंगे, तो इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि विपक्षी दलों के विधायकों में कहीं कोई टूट हो और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम ले। तो कुल मिलाकर अगले 5 साल जो है वो नीतीश कुमार के लिए जो कटीली राह है, पिछली बार की तरह उन्हें आसान रास्ता नहीं मिलेगा। देखना होगा कि नीतीश अपने सियासी अनुभव से, सियासी चतुराई से कैसे इन 5 सालों तक
आने वाले 5 साल तक क्या सरकार चला पाते हैं या उससे पहले उन्हें किसी सियासी उलटफेर का सामना करना पड़ेगा। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।